हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी लेक्चरर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चाहिए साइकोलॉजी के एमसीक्यू को। आप देख पा रहे होंगे हम अधिगम वाला टॉपिक कर रहे थे। पिछली वीडियो में भी मैंने अधिगम के कुछ एमसीक्यू कराए हैं, आप उसे जाके देखिए। और अभी भी हम अधिगमकर्ता के अभिलक्षण, ये यहाँ पे अधिगम का टॉपिक दिया है। दूसरा, ये अधिगम का अर्थ है हम अवधारणा, फिर से अधिगम का टॉपिक आया है। तीसरा, अधिगम के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव आपको सिलेबस में दिख पा रहा होगा। फिर से यहाँ पे अधिगम पर इसका प्रभाव, और फिर से अगर मैं आगे बढ़ूँ फिर से अधिगम टॉपिक दिया है, यानी अधिगम टॉपिक कम से कम 2 से 3 बार सिलेबस में मेंशन है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाला वक्र है। ऑप्शन है आपके पास कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न और एस शेप्ड कर्व। जो इसका सही आंसर है एस शेप्ड कर्व जो होता है अधिगम का, वो हमको अधिगम यानी लर्निंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन कर्व के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम मापन करने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया है शिक्षण युक्तियों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी है परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर सी है परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। तो जो इसमें पूछा गया है कि अधिगम के मापन करने के लिए, इसने कहा है कि क्या आवश्यक नहीं है बोला है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं वर्ड को आप ध्यान दीजिए। तो इसमें अधिगम का मापन हमने करना है, यानी लर्निंग कितनी हुई है उसको हमने अगर देखना है, तो इनमें से कौन सा फैक्टर उसमें ज़रूरी नहीं होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, यानी हम टेक्टिक्स का पता लगा के हम अधिगम का मापन नहीं कर सकते हैं। अगर हमने विद्यार्थी के अधिगम का मापन करना है तो हम परीक्षा की वैधता की ज्ञात करेंगे, यानी कितनी इसमें रिएबिलिटी है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता की ज्ञात करेंगे, क्या उसको हर टीचर अगर चेक कर रहा है तो बच्चे को मार्क्स सेम मिल रहे हैं। दूसरा, परीक्षा द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना, इन क्वेश्चन से बच्चे का हुआ क्या, यानी बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ी या इमेजिनेशन पावर बढ़ी। इन चीज़ों को हम अगर ध्यान देंगे तभी हम लर्निंग का उसका मेजरमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम टैक्टिक्स का पता लगाएंगे कि टीचर ने किस मेथड से इनको पढ़ाया, मेथड अलग चीज़ होती है और टैक्टिक्स अलग चीज़ होती है, तो उससे हम अधिगम का मापन बच्चे का नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले जो आपकी तरफ से हमको मिल सकता है, एक लाइक में प्रेस करना, एक लाइक हमको मिल सकता है। दूसरा, एक सब्सक्राइब हमको मिल सकता है। आप परमानेंट मेंबर बनिए, और इससे क्या होगा, आने वाली वीडियो जैसे ही आएंगी तो आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल करेंगी। मुझे नहीं लगता कि जहाँ से आपको चीज़ें मिल रही हैं तो वहाँ आपको लाइक करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जैसे आप सब्सक्राइब करें कि तो आप इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत सारे साथियों ने सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन इस बेल आइकन की वजह से वो हमारी और वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बेल आइकन को दबाना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, दोहराने का नियम या अनुकरण का नियम। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा, अभ्यास का नियम। अब आप मुझे बताइए कि अभ्यास का नियम दिया किसने था। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, और इसके 2 पार्ट में भी इसको डिवाइड किया गया था 1930 में। अब आप मुझे बताइए कि अभ्यास का नियम दिया किसने है। अनुकरण का नियम इसका आंसर नहीं है, दोहराने का नियम इसका नहीं है, और प्रयास का नियम नहीं है। इसमें कहा क्या गया था अभ्यास के नियम में कि प्राणी जितनी बार भी अभ्यास करता है, उद्दीपक और अनुक्रिया जिसको हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बोलते हैं, उन दोनों के बीच जितनी बार अभ्यास होगा उतना ही अधिगम क्या होगा, मजबूत होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुबंधन द्वारा विद्यार्थी की बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। अनुबंधन कब होगा, जब स्टिमुलस यानी उद्दीपक और रिस्पॉन्स के बीच में क्या होगी, आपका अनुबंध बनेगा। जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, या हम इसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, जब इन दोनों के बीच में क्या होगी, कंडीशनिंग होगी। कोई ना कोई हम कंडीशन देंगे विद्यार्थियों को, उसके लक्ष्य से हम अवगत कराएंगे और उसको अनुक्रिया करने के लिए मजबूत करेंगे कि आप इस प्रकार का रिस्पॉन्स करो, तब आपकी ये चीज़ें होंगी, तभी क्या होगा, उसकी बुरी आदतों में सुधार आ सकता है। और ये सब किसके द्वारा संभव है, अनुबंधन के द्वारा। और अनुबंधन क्या होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो हमारा बंधन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुबंधन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंडीशनिंग भी इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम यानी ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह कहलाता है। अधिगम का सामान्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, स्वतंत्रतापूर्वक स्थानांतरण या नकारात्मक स्थानांतरण। ये कह रहा है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हमने हिंदी पढ़ी है, अगर और हिंदी भाषा में हमने मैथ्स से सीखी है, अगर हम जर्मनी में जाके बच्चों को मैथ्स पढ़ाएंगे हिंदी भाषा में, तो क्या होगा, कठिनाई उत्पन्न होगी उनकी लर्निंग में, वो लोग मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। तो ये कह रहा है कि जो इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग है वो कठिनाई उत्पन्न करता है, तो वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग कहलाता है, तो वो कहलाएगा नकारात्मक स्थानांतरण। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आप अधिगम करा ही नहीं पा रहे हैं, न बच्चा अधिगम कर पा रहा है। क्योंकि यहाँ का सिलेबस अकॉर्डिंग
ली जर्मनी के अलग होगा और यहाँ की लैंग्वेज भी जर्मनी के बच्चों के सिलेबस में नहीं होगी या उनके समझ में भी वो लैंग्वेज नहीं आएगी। तो इसलिए क्या होगा, जो अधिगम होगा वो कठिनाई उत्पन्न करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीखने की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, सीखना परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, उद्देश्यपूर्ण है या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। सीखना यानी लर्निंग करना एक चेंजेस है, आपको पता है, और सीखना सार्वभौमिक है यानी इसको सभी लोग कर सकते हैं। पर्टिकुलर चीज़ किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा ही ABCD के अल्फ़ाबेट सीखेगा, हिंदी मीडियम वाला ABCD नहीं सीखता है। इसलिए इसको बोला गया है कि लर्निंग जो है सार्वभौमिक है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है यानी सीखना जो होता है, लर्निंग जो होती है वो एक एम के लिए होती है। फॉर एग्जांपल अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी LTI लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए इस चाइल्ड साइकोलॉजी की वीडियो देख रहे हैं, यानी आप लर्निंग तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपका क्या है, एक एम है यानी उद्देश्य है। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में उद्दीपक भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया। आपको कोहलर का नाम याद होगा जिसने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। यानी गेस्टाल्टवादी ये मानते हैं कि जो हमारी 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे ही आदमी क्या करता है, अधिगम करता है। पहले आदमी में संवेदना का विकास होता है, उसके बाद उसमें प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है यानी वो चीज़ों को पहचानता है, उसके बाद संज्ञान का विकास होता है, कॉग्निशन का, उसके बाद उसमें अंडरस्टैंडिंग यानी सूझ डेवलप होती है, और उसके बाद उसमें क्या आता है, अधिगम आता है। यानी गेस्टाल्टवादियों ने किस पर बल दिया, प्रत्यक्षीकरण पर। जब कोई बच्चा किसी चीज़ को देख के ही उसमें सूझ का भी निर्माण होगा। उसने सुल्तान नामक बंदर पर प्रयोग किया था, आपने देखा होगा। बंदर पहले खेलता रहता है, अचानक उसको याद आता है, अचानक सूझ का विकास होता है और वो अचानक डब्बे को ऊपर रख के फिर उसके ऊपर चढ़ के केले को तोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, सहपाठी। तो जो अधिगम का मेन फैक्टर है वो क्या है, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन से ही क्या होता है, लर्निंग होता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं तत्परता का नियम। ये किसने दिया था, आप मुझे बताइए। मैंने घोड़े वाला क्वेश्चन जो पिछले वीडियो लेक्चर में कराया था, आप उसे ज़रूर देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है, समान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में, दोनों में, या किसी में नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, समान परिस्थितियों में। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे को अगर हिंदी मीडियम से नाम काट के अगर उसको इंग्लिश मीडियम में डाला जाए तो उसको थोड़ा बहुत कठिनाई स्टार्टिंग में होती है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह की समान परिस्थितियाँ नहीं होती, समान सिलेबस नहीं होता, तो इसलिए बच्चे को कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि वहाँ पे असमान परिस्थिति है। और असमान परिस्थिति में जो अधिगम यानी जो लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कम होता है समान परिस्थितियों की तुलना में। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समान परिस्थितियों में अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। मैंने अभी आपको इंडिया और जर्मनी का एग्जाम्पल भी दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको बता ही दिया है। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरफ से मिलने वाला एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, लाइक करना ना भूलें। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में पूछे गए हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।